हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय गॉस की प्रमेय नाम के चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। तो उसका ये सेकंड लेक्चर होगा आज, जो कि स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि लिखा है कि गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अक्सर यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। तो इस गॉस के प्रमेय को हम लोग प्योर कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप गॉस के प्रमेय को अच्छे से सीख कर यहाँ से जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय। सबसे पहले गॉस की प्रमेय है क्या? देखिए, जैसे जो गॉस की प्रमेय है वो लागू होती है किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। मतलब इसमें हमेशा पृष्ठ कैसा होना चाहिए? वो बंद होना चाहिए। तो गॉस की प्रमेय जो लागू होगी वो किसके लिए प्यारे बच्चों लागू होगी? इसमें पृष्ठ कैसा होना चाहिए? ये बंद पृष्ठ होना चाहिए। हमेशा ये बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। ठीक। और एक बात तो ये हो गया, और दूसरा क्या है? इसमें दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो अब देखिए, गॉस की प्रमेय क्या होगी? अब इसमें लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों? यह है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। कोई भी अगर बंद पृष्ठ है और उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, जैसे अगर हम देखें, देखिए अब इसमें कोई भी हम बंद पृष्ठ ले सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमने एक गोलाकार बंद पृष्ठ ले लिया। ठीक। तो इस बंद पृष्ठ में मान लेते हैं एक आवेश है ये प्लस का Q1, दूसरा है प्लस का Q2 और तीसरा है माइनस का Q3। ये 3 आवेश हो गए। ठीक। ये जो कि बंद पृष्ठ के भीतर में उपस्थित हैं। तो अब देखें कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब अगर देखेंगे तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? जैसा कि फ्लक्स के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो कृपया उसको देखकर ही इसको पढ़ें, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो अब इसमें अगर देखें तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है? जो इसमें से, इस बंद पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। तो अब यहां पर अगर देखें तो इससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है वो फाई ई बराबर क्या होगा? संपूर्ण का मतलब क्या होता है? समाकलन। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वेक्टर ई और डॉट कितना होता है? डी। ठीक। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मतलब वेक्टर ई डॉट डी का क्या होगा? समाकलन। ठीक। अब बराबर, अब यहां पर क्या होगा
इसमें उपस्थित, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। अब जैसे देखिए, कुल आवेश का मतलब यहाँ आवेशों का योग, और हमेशा जो आवेशों का योग होता है ना, वो कैसा योग होता है? आवेशों का बीजगणितीय योग, क्योंकि आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो अगर अदिश राशि का हमको योग करना है तो हम उसका कैसा योग करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं हमेशा। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ योग करना है हमको। तो अब देखिए, इसमें जो आवेश उपस्थित है वो Q1 प्लस में है, Q2 भी प्लस में है, देखिए, ठीक, Q1 प्लस में है, Q2 प्लस में है, जबकि Q3 किस में है? वो माइनस में है। तो उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना उपस्थित है यहाँ? तो आवेश का हमेशा कैसा योग करते हैं? आपको ध्यान रखना है, हमेशा हम आवेश का कौन सा योग करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक, तो इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना, मतलब इंटू 1/एप्सिलॉन, अर्थात अगर देखें तो यहां पर हम देखें तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक, गॉस के प्रमेय को। और ये है क्या पूरा? वास्तव में ये है गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप। ये कैसा रूप है? ये है गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप। एक नंबर में अक्सर पूछता है प्रश्न कि गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए। तो गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या होगा? फाई बराबर समाकलन आप वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर इसका योग। तो आवेशों का योग का मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अगर इन आवेशों को योग को देखें तो इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपान कितना? एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इसको हम फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर समाकलन आप वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। तो आवेशों का हमेशा प्यारे बच्चों हम कौन सा योग करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो ये हो गया गॉस की प्रमेय और उसका ये है गणितीय रूप। ठीक, अब देखिए, इसको अगर हमको सिद्ध करना है कि गॉस की प्रमेय, अब देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसकी हम उपपत्ति की बात करेंगे, मतलब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया कि एक आर त्रिज्या का, इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष खींचेंगे। ठीक, ये है आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष या गोला, जिसका केंद्र O है और जिस पर कितना आवेश रखा हुआ है? प्लस का Q आवेश रखा हुआ है। ठीक, और इसकी त्रिज्या कितनी है? अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी है? ये है R। ठीक, तो R त्रिज्या का एक खोखला गोला या गोलीय कोष भी कह सकते हैं, जिसका केंद्र O है और जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। तो देखिए, अगर इसको यहां से लिखें तो माना R त्रिज्या का एक
गोलीय कोष जिसका केंद्र O है, ठीक, और जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, ठीक, जिस पर कितना आवेश रखा हुआ है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए करना क्या है इसमें, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस पूरे पूरा जो गोलीय कोष है इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम एक छोटा सा भाग लेंगे, अल्पांश भाग, और उस अल्पांश भाग से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये देखना है, ठीक। तो अब इसका हमने क्या किया कि एक छोटा सा भाग ले लिया, ये तो ये गोलीय कोष का एक छोटा सा भाग हो गया, अल्पांश भाग, ये है हमारा DA, ठीक। अब ये जो अल्पांश भाग है अगर देखें तो इस अल्पांश भाग के लिए अगर इस प्लस के कारण इस बिंदु पर तीव्रता देखें तो प्लस के कारण अगर तीव्रता देखेंगे तो क्या होगा, हमेशा जब भी प्लस के कारण तीव्रता देखते हैं तो प्लस के कारण तीव्रता क्या होती है, उससे हमेशा दूर होगी, तो तीव्रता जो है वो इस प्रकार से होगी, ठीक। देखिए अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप क्रम से पढ़ें, ठीक है। अगर जैसे देखिए अगर आप स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो इसके पहले लेक्चर से आपको अच्छे से देखकर पढ़कर ही आना है, तभी आप अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि प्लस के कारण तीव्रता क्या होती है, इससे दूर होती है, एक बात तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि अगर ये अल्पांश भाग डीए है तो इसका हम क्षेत्रफल सदिश देखें तो वो क्या होगा, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, सदैव सतह के क्या होता है, अभिलंबवत होता है, तो क्षेत्रफल सदिश अगर देखेंगे तो ये सदैव कैसा होगा, सतह के लंबवत, तो सतह अगर इस प्रकार से है, देखिए यही सरफेस है छोटा सा इस प्रकार से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, वो होगा सतह के लंबवत, तो ये है हमारा डी ए वेक्टर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश, ठीक। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये हमको ध्यान रखना है कि चित्र आपको साफ सुथरा और अच्छे से बनाकर ही आना है, अगर आप चित्र को अच्छे से बनाएंगे तभी जो है आपको बोर्ड परीक्षा में पूरा नंबर मिलेगा और आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, ठीक। अब ये हो गया हमारा, तो सबसे पहले इसमें अब क्या ध्यान रखना है, और आगे अगर देखें तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस अल्पांश भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो अब लिखेंगे कि अल्पांश भाग डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांश भाग डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इस छोटे से भाग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, छोटा होगा, तो डी फाई बराबर फ्लक्स के लिए क्या होता है, ये होता है वेक्टर ई डॉट डीए, जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, जो पिछला लेक्चर था उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए। अब देखिए वेक्टर ई डॉट डीए का मतलब यहां पर हो जाएगा ई डी ए कौन सा थीटा, डॉट का मतलब कौन सा थीटा होता है, कास थीटा, ठीक। क्योंकि अगर देखें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ये होता है ए बी कास थीटा, ठीक। तो ये हो गया ई डी ए कास थीटा।
अब देखिए यहां पर अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो कास कितना होगा, ई और डीए के बीच का कोण। अब देखिए ई की दिशा इधर है और डीए भी इधर है, तो मतलब ई और डीए एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री। तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस समय फिर डी फाई बराबर निकल कर आएगा ई डी ए और कास 0 की वैल्यू 1। तो इस प्रकार से डी फाई बराबर क्या हो गया, ई डी ए। ठीक, तो ये हो गया अल्पांश भाग से गुजरने वाला फ्लक्स। अब क्या करेंगे, इस थोड़े से भाग से कितना फ्लक्स गुजरा, तो अब अगर हम संपूर्ण भाग से देखें तो पूरा ऐसे छोटे छोटे भाग को देखें तो अब यहां संपूर्ण भाग से अगर गुजरने वाला फ्लक्स देखेंगे तब क्या होगा, संपूर्ण भाग से गुजरने वाला फ्लक्स तो फाई बराबर, अब संपूर्ण का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, समाकलन। तो अब समाकलन का मतलब होता है जोड़, जैसे छोटे छोटे भाग से क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। तो अब इसके लिए हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो समाकलन आप कितना, ये हो जाएगा ई डी ए। अब देखिए तब फाई बराबर क्या निकल कर आएगा, ई चलाया बाहर, समाकलन आप कितना, डी ए। ठीक, तो डी ए क्या है, क्षेत्रफल का छोटा सा भाग, जो हमने यहां पर जो क्षेत्रफल लिया है ये छोटा सा भाग, इसका छोटा सा भाग। अब देखें ऐसे ऐसे अगर पूरे भाग की बात करें तो चूंकि समाकलन ऑफ डीए, तो ये पूरा भाग कैसा होगा, इसका इस पूरे का क्षेत्रफल। तो ये चूंकि गोला है तो गोले का क्षेत्रफल माने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों फाई बराबर क्या निकल कर आएगा, ई इंटू कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ई क्या है यहां, तीव्रता। अब अगर हम तीव्रता की बात करें, अब देखिए इस प्लस क्यू से, यहां देखिए प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु है और अगर यहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है तो अब तीव्रता क्या होगा, जैसा कि आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर कोई बिंदु आवेश है और उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, देखिए अगर कोई बिंदु आवेश है और उससे आर दूरी पर, इस आवेश से अगर आर दूरी पर कोई बिंदु है और यहां पर हमको तीव्रता देखनी है, तो तीव्रता क्या होता है, के क्यू अपान कितना, आर स्क्वायर। तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान कितना, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी तीव्रता। तो अब यहां पर फाई बराबर क्या निकल कर आएगा, ऐसी स्थिति में फाई बराबर ई की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर और इनटू कितना होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर अगर देखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से फाई बराबर क्या मिला हमको, क्यू अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, यही है हमारे गॉस की प्रमेय। अगर देखिए तो यही हमारा क्या है कि बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। अब देखिए इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश उपस्थित है, केवल प्लस का क्यों आवेश उपस्थित है। उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों
ये हमारा हो गया गॉस की प्रमेय और उसको हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए गॉस के प्रमेय के कुछ और तथ्यों के बारे में अगर हम पढ़ें, जैसे यहां से प्रश्न अक्सर बन सकते हैं। ठीक, तो उन्हीं तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे गॉस के प्रमेय पर जो आधारित होंगे। ठीक, तो अब जैसे कंडीशन नंबर फर्स्ट, जैसे विभिन्न केस की अगर हम बात करें, तो जैसे ये हमारा जो पहला केस होगा, कंडीशन नंबर एक, देखिए अगर आप बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि गॉस के प्रमेय लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ यही जो हमने अभी डेरिवेशन आपको कराया कि गॉस की प्रमेय लिखना है पूरा आपको, और यहां तक आपको प्रूव कर देना है। ठीक, ये गॉस की प्रमेय होगी और इसे सिद्ध करना रहता है। तो यहां से ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन में से आता है, 3 नंबर या 5 नंबर में देगा तो इसके साथ और आपसे कुछ पूछ लेगा 1-2 नंबर में। ठीक, तो अब यहां से ये प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद इस पर आधारित जो और कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होंगे जिसके सहायता से आप सवालों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, या कोई टिपिकल प्रश्न आता है तो उसको भी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, चाहे कंपटीशन लेवल में पूछा जाए या फिर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। ठीक, जो कि तथ्य पर आधारित होंगे। तो अब उसमें अगर देखिए, तो उसमें क्या होगा, जैसे केस नंबर फर्स्ट, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो गॉस का नियम है वो हर प्रकार की आकृति, गॉस का नियम हर प्रकार की आकृति, मतलब हर प्रकार की आकृति मतलब कोई भी आकृति हो, चाहे वो मापी जा सके या ना मापी जा सके। ठीक, जैसे आकृति, कोई सी भी आकृति का मतलब चाहे वो गोलाकार हो, त्रिभुजाकार हो, बेलनाकार हो, कोई भी आकृति हो, तो सभी के लिए क्या होता है, ये लागू होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रकार की आकृति तथा अमाप, मतलब जिसको मापा ना जा सके, तो गॉस का नियम हर प्रकार की आकृति तथा अमाप बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। ठीक, तो इसका तात्पर्य क्या है, हमारी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे इस प्रकार की भी आकृति हो सकती है। ठीक, इस प्रकार की भी आकृति हो सकती है, ऐसे भी आकृति हो सकती है। ठीक, या ऐसे भी आकृति हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है और सभी के लिए क्या होता है, ये लागू होता है। ठीक, चाहे वो मापन योग्य हो और चाहे मापन योग्य ना हो, मतलब चाहे उसको मापा जा सके या उसको ना मापा जा सके। तो ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक, तो किसी भी आकृति के साथ इसकी हम तुलना कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब अगर दूसरे केस की बात करें, देखिए
अब केस नंबर सेकंड में क्या होगा कि जो गॉस की प्रमेय है वो कूलाम के व्युत्क्रम के नियम का क्या करता है, पालन करता है। जो गॉस अगर देखें तो यह नियम कूलाम के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ठीक, तो गॉस की प्रमेय क्या है कि गॉस की प्रमेय जो है वो कूलाम के व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। मतलब F प्रपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर, जो ये व्युत्क्रम नियम है उसका क्या करती है, ये पालन करती है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर सेकंड। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर 2। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम केस नंबर 3 की बात करें, केस नंबर थर्ड, तो बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स का मान है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है, अगर इसका मतलब हम समझें, जैसे देखिए कोई भी हमारे पास अगर बंद पृष्ठ है, जैसे ये गोलाकार बंद पृष्ठ है, एक गोलाकार पृष्ठ ये वाला हो गया। अब देखिए इसमें जो भी हमारा आवेश होगा, अब देखिए यहां मान लेते हैं आवेश यहाँ है, इस बिंदु पर है प्लस की, यहां पर मान लेते हैं इस बिंदु पर है प्लस की, यहां मान लेते हैं इधर है प्लस की, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब आवेश इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हो उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, तो ये केस नंबर थर्ड हो गया। अब अगर केस नंबर 4 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। केस नंबर 4, अब देखिए
किसी बाह्य आवेश का किसी बाह्य आवेश का बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, किसी बाह्य आवेश का बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका तात्पर्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ये हमारा एक बंद पृष्ठ है, ठीक। अब इस बंद पृष्ठ के भीतर ये आवेश है Q1, एक आवेश है यहाँ Q2, एक आवेश मान लेते हैं इस पृष्ठ के बाहर है Q3, ठीक। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? अब देखिए, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो फाई बराबर क्या होगा? वो होगा Q1 प्लस Q2 अपान कितना? एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा। अब लेकिन सवाल उठ रहा है कि चूंकि फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या से है, तो अगर फ्लक्स का मतलब बल रेखाओं की संख्या से है, तो ऐसी स्थिति में जो ये प्लस Q3 है, इससे जो बल रेखाएं गुजरेंगी, तो अब इससे जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो अब इस प्रकार से मान लो गुजर रही है, यहां से इस प्रकार से गुजर रही है, ठीक। तो बहुत सी बल रेखाएं गुजरेंगी। तो अगर ये बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो इसकी संख्या जो है क्यों नहीं यहां पर काउंट हो रही है? ये सवाल उठ रहा है कि इस आवेश का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए, जो भी फ्लक्स इसमें प्रवेश कर रहा है, जो भी फ्लक्स अगर देखें, तो फ्लक्स मतलब जो भी बल रेखाएं यहां पर, ये तीनों बल रेखाएं यहां से प्रवेश कर रही हैं, और यहां से देखिए ये बल रेखाएं इस बिंदु से इस बंद पृष्ठ से क्या हो रही हैं? निर्गत हो रही हैं, वो निकल रही हैं। तो अगर इन फ्लक्स की बात करें तो ये कैसा फ्लक्स है? ये है आगत फ्लक्स। और अगर आने वाला फ्लक्स है, आगत फ्लक्स हमेशा कैसे लिया जाता है? वो निगेटिव होता है। फ्लक्स में हमको आपको पढ़ा चुके हैं हम कि आगत फ्लक्स कैसा होगा? निगेटिव होगा। और जो निर्गत फ्लक्स है, जो ये निकल रहा है फ्लक्स, वो कैसा होगा? वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जितना फ्लक्स आ रहा है, मतलब जितना निगेटिव आ रहा है, ये उतना ही पॉजिटिव चला जा रहा है। तो जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो जब उसका नेट निकालेंगे तो वो एक दूसरे को काट कर क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि बाह्य आवेश का फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसमें कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं। अगर हम इस पर आपको एक एग्जाम्पल करवाएं, देखिए, एक अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो अगर हम कई पृष्ठ इसमें खींचें, देखिए, एक गोला हमने ये बनाया, ठीक। ये हो गया दूसरा,
ठीक, अब इस पे देखें, ये हो गया इसका तीसरा। तो इस प्रकार से अगर देखें यहां पर, तो क्या होगा? अब देखिए, इसमें इसमें मान लेती है Q1 है आवेश है, इसमें Q2 है और Q3 है, इसमें कितना है? अगर Q4 है, ये पृष्ठ है S1, ये पृष्ठ है S2 और मान लेते हैं ये पृष्ठ क्या है? S3। तो अब S1 से गुजरने वाला फ्लक्स अगर हमको निकालना है, अगर इस S1 मतलब फाई S1 बराबर कितना होगा? तो अब देखिए Q2, Q3 और Q4 इस बंद पृष्ठ के क्या हैं? बाहर हैं। तो जब बंद पृष्ठ के बाहर हैं तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है? तो ये Q1 है सिर्फ, तो Q1 अपान कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस S1 से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें अगर ध्यान रखें, अगर फाई S2 निकालना है तो क्या होगा? मतलब इस S2 से गुजरने वाला फ्लक्स। तो अब S2 के भीतर में कितना आवेश है? अब S2 के भीतर में कितना आवेश है? वो है Q1, Q3 और Q2। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान कितना? एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया तुम्हारा फाई S2। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा अगर देखें, S3 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? इस S3 से पूरे से, तो अब S3 के भीतर में कौन कौन सा आवेश आ गया? Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया और Q4 भी आ गया। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान कितना हो जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये निकल कर आएगा हमारा S3 से गुजरने वाला फ्लक्स। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको बहुत विधिवत समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की ओर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब हम अगले केस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि आवेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। देखिए, केस नंबर 5, यदि आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, मतलब जो हमारा आवेश है वो कहाँ स्थित है? वो घन के केंद्र पर अगर स्थित है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? अब देखिए, ये है हमारा घन। अब जो हमारा आवेश है वो कहाँ स्थित है? इस घन के केंद्र पर। ठीक, तो अब पहली स्थिति इसमें
फाई कहां से, अगर इस संपूर्ण से मतलब घन से गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा, तो वो होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मतलब घन भी तो एक बंद पृष्ठ ही है, बंद आकृति, तो बंद आकृति में कितना आवेश उपस्थित है, वो क्यू, तो क्यू अपान क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, आगे दूसरा, अगर इसके एक सतह से देखें, सतह का मतलब एक फलक, तो घन में कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे, तो 6 फलक से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से तो 1/6 और क्यू अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। यहां से सवाल बहुत बनते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक, पॉइंट नंबर 3, फाई। अब इसके अगर शीर्ष की बात करें, मतलब शीर्ष से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो अब इसके शीर्ष की बात करें तो देखिए, एक शीर्ष ये हो गया, 1 2 3 4, ऐसे ही जैसे 4 इसके इस साइड में है तो 4 इसके दूसरे साइड में भी होंगे, 1 2, ठीक, तो दूसरे साइड में भी क्या होंगे, ये 4 होंगे, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे अब, 8, तो 1/8 मतलब क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया कंडीशन नंबर 4। ठीक, ठीक, अगला फाई क्या होगा, अब इसके कोर, मतलब एक कोर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो इसके कितने कोर होंगे, अब देखेंगे तो कोर की संख्या कितनी निकल कर आएगी, 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे 4 इधर हो जाएंगे। ठीक, तो अब कोर का मतलब कोना, कितना होगा कोर इसके, तो जो कोर निकल कर आएगा वो कितना होगा इसमें, वो हो जाएगा, उसकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 12 कोर, तो क्यू अपान 12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हो गया प्यारे बच्चों कि यदि आवेश घन के केंद्र पर स्थित है तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो आशा करते हैं कि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो अगर क्लास आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।